नमस्कार बच्चे, माया कंप्यूटर्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके थे लेज़र ग्रुप का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा रेस्ट लेज़र ग्रुप में बच गया था उसके बारे में। बच्चों, यूट्यूब का एकमात्र ऐसा हिंदी चैनल है ये जिसमें आप अच्छे से टैली पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप प्रैक्टिकल खुद से घर पे बैठ के कर सकते हैं। ऐसा लगेगा सर सामने में बैठे हुए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं। तो आप एकदम बारीकी से पढ़िएगा, प्लस एक वीडियो को कोशिश करिएगा 2 बार 3 बार देखें अगर आपको समय मिले। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा आए, आपको बोरिंग ना लगे। बच्चे, हम पढ़ रहे थे लेज़र ग्रुप। लेज़र ग्रुप को टैली का पिलर कहा गया है क्योंकि लेज़र ग्रुप के बिना हमारा टैली पे काम करना असंभव है। तो चलिए लेज़र ग्रुप हम देखते हैं। ले थोड़ा इसको हम जूम कर दें और यहाँ से आपको हम बता दें एक बार जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। तो अभी तक हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं। एक बार हम आपको हाईलाइट करके दिखा दें कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका कैपिटल पढ़ लिए, उसके बाद करेंट लायबिलिटी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम ब्रांच डिवीज़न पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं आपका ये बैंक ओडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ज़रा नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स। इतना हम लोग लेज़र ग्रुप कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपको हम बताते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? देखिए बच्चे, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमारा खर्च भी होगा। खर्च होगा तो ये हमारा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और वो खर्चा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट पढ़ लें। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि दीज आर द एक्सपेंसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस और आर मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ योर बिजनेस। मतलब जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड करता है, जिसका डायरेक्ट संबंध हो, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो प्रोडक्शन पे जो हमारा खर्च होता है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रोडक्शन के बाद जो होने वाले खर्चे हैं वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब जैसे देखिए परचेज अकाउंट हमारा क्या है? एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, चूँकि डायरेक्ट हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। डिस्काउंट गिवन ऑन सेल्स, जो हम सामान बेचते हैं और उस पर जो हम डिस्काउंट हमको दिया जाता है, देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश डिस्काउंट गिवन ऑन सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स, फ्रेट चार्जेस जो ढुलाई का खर्चा होता है, लेबर चार्जेस और वेजेस, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। लेकिन कब? जब हम वस्तु के उत्पादन कर रहे हों, तो अगर हमारा प्रोडक्शन के काम में भी फ्रेट चार्जेस लगता है, लेबर चार्जेस लगता है, परचेज अकाउंट होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट भी देते हैं, और सेल पर भी हमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। उसके बाद है पेरोल टैक्सेस लाइक प्रोफेशनल टैक्स, सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, जो भी है वो हमारा पेरोल का मतलब ये होता है बच्चे, जब हम सैलरी तैयार करते हैं तो HRA क्या होता है, TA क्या होता है, DA क्या होता है, PF क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमारा पेरोल में आएगा। पेरोल का स्पेशल से मैं एक क्लास दूंगा आपको। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, है ना। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अगर आप फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं वो भी है, और अगर आप फैक्ट्री में बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी है। उसके बाद है आपका वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेज, कस्टम्स क्लियरिंग एक्सपेंसेज, ये सब जो भी है ये आपका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज में। डायरेक्ट एक्सपेंस को एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसा खर्चा
जो प्रोडक्शन के समय हम प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस पर उत्पादन पर होने वाले जो भी खर्चे हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है ना, जो हमारा शुद्ध आय है जो बिजनेस का। अब देखिए, इनकम्स विच फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ योर बिजनेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस आर कॉल्ड डायरेक्ट इनकम्स। जो हमारे बिजनेस से सीधा सीधा संबंध रखता है और उससे जो प्राप्त आय होता है, जो धनराशि है, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट इनकम। जैसे सेल्स अकाउंट्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज हो गया, अगर हम परचेज कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट हमको मिलता है। कैश डिस्काउंट रिसीविंग ऑन परचेज, नगद अगर हम सामान खरीद रहे हो और नगद में हमको जो पैसा मिलता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम्स में आता है। अब देखिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ टैली, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस आर रिलेटेड टू ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड दैट गोज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, है ना। अब देखिए, दिस ग्रुप इन टैली इंक्लूड्स ऑल द लेजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। अब टैक्स से रिलेटेड जितने भी लेजर आप बनाएंगे उसका लेजर ग्रुप हमारा होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब जैसे अगर आप CGST करते हैं, SGST करते हैं, IGST करते हैं, इनपुट CGST है, सेस है, आउटपुट CGST है, आउटपुट SGST है, आउटपुट IGST है, आउटपुट GST है, सेस है, इनपुट वैट है, आउटपुट वैट है, इनपुट एक्साइज ड्यूटी है, आउटपुट एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स रिफंडेबल है, प्रोफेशनल टैक्स पेबल है, प्रोफेशनल टैक्स रिफंडेबल है। तो ये जितने तरह का जो टैक्स से रिलेटेड हमारा टर्म है, इस सब का हमको लेजर बनाना होता है और लेजर बनाएंगे तो इसका लेजर ग्रुप हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में होगा। अब आ गया एक्सपेंसेस डायरेक्ट। देखिए बच्चे, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट और अभी पढ़े हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस, बोथ आर सेम चीज़ जो अभी ऊपर पढ़े हैं। अब है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली सेम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आगे है, लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोडक्शन के बाद जो वस्तु का हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन के बाद जो होने वाला खर्चा है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका मोबाइल फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, आप वहाँ पे मोबाइल को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद पैक होता है, पैक होने के बाद जब से ही गाड़ी पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो तैयार होता है, उसके बाद जो उस पर खर्च है वो सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाता है। अब हमारा अगला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि अस्थाई संपत्ति। नाम से ही संबंध हो रहा है कि अस्थाई संपत्ति है तो ये हमेशा अस्थाई ही होगा। लेकिन करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में बच्चे अंतर ये है कि फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन करता है, ह्रास करता है, और करेंट एसेट पे डिप्रिसिएशन नहीं करता है। अब द एसेट्स विच आर core to your business and generally have a life span of more than 1 year or 1 accounting cycle। अब जैसे मान लीजिए जो हमारा संपत्ति है वह संपत्ति एक साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के बाद भी तो रहेगा, तो उससे संबंधित जितने तरह का संपत्ति होगा हमारा सब फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आएगा। अब आप एग्जांपल देख लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि टुडे दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब देखिए इसको 2 में बांटा गया है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। बट बच्चे ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, समझाने के लिए बनाया हूँ, लेकिन टैली ग्रुप में ऐसा नहीं है कि आप टेंजिबल फिक्स एसेट अलग बनाएंगे, इनटेंजिबल को अलग बनाएंगे, है ना। अब टेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, मशीनरी हो गया इत्यादि। ये हमारा टेंजिबल एसेट्स में आएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। और इनटेंजिबल में हमारा आता है जिसको हम केवल फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो हमारा इनटेंजिबल आएगा। जैसे हमारा गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये इत्यादि ये सभी मेरा संपत्ति है, लेकिन वो इसमें आएगा। अब लिस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट देखिए, बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मोबाइल यूज्ड फॉर बिजनेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स यूज्ड फॉर बिजनेस, ये सब हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आएगा। अब इनटेंजिबल में भी आप देख लीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, सॉफ्टवेयर है, पैटेंट्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, गुडविल है, लाइसेंस है, ब्रांड नेम है, ब्रॉडकास्ट राइट है, इंटरनेट डोमेन नेम्स हैं,
ये सब हमारा क्या कहलाता है, इंटेंजिबल आता है। अब बच्चे देखिए, इनकम डायरेक्ट अभी मैं आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट दोनों सेम चीज़ है। और इनकम इनडायरेक्ट आगे भी पढ़िएगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या है कि जो हमारा सीधा सीधा हमारे व्यापार से जिसका संबंध नहीं हो और हमको जो पैसा आता है, जिसको आप शुद्ध देहाती में कह सकते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में कह सकते हैं, जो टेबल के नीचे से पैसा आता है, वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। अब देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर डिटेल में हम बताएं, लिखे हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस बट यू नीड टू इनकर देम इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस। ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस से सीधा संबंध इसका नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिटिंग फीस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, बैंक कमीशन हो गया, व्हीकल एक्सपेंसेस हो गया, कार एक्सपेंसेस हो गया, ट्रक रिपेयर हो गया, है ना। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड हो गया, ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स हो गया फॉर एनी अदर कमीशन। उसका डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, डोनेशन ऑफ एनी काइंड है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इंक्लूडिंग फायर इंश्योरेंस एंड मशीन इंश्योरेंस। उसके बाद फॉरेक्स लॉस ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, अगर शेयर मार्केट में कोई भी पैसा घटता है बढ़ता है तो भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फॉर प्रोफेशनल अकाउंट्स, ये हो गया। लीगल एक्सपेंसेस हो गया, लॉस ड्यू टू डैमेज, लॉस ड्यू टू फायर। तो ये जितने सारे चीज़ होते हैं, जितने सारे हमारे टॉपिक्स हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा एग्जांपल, तो मैंने आपके लिए इतना सारा रखा कि आपको अब कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अब लॉस इन ट्रांजिट है, लॉस ऑन एसेट्स है, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर बच्चे ये होते हैं कि जब दो कंपनी एक साथ उनका करार होता है, उनका एग्रीमेंट होता है, उसके साथ काम करते हैं, उसमें लॉस है। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी है, मशीनरी आइटम को आप रिपेयर करते हैं, उसमें कमीशन टू मैनेजर, अब उसको मैनेजर साहब को अगर आप कमीशन दे रहे हैं, वो भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, कुरियर, फैक्स, टेलीग्राम एंड मेल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब जो डूबा हुआ संपत्ति है और जो हमको उम्मीद है, हमको लगता है कि हो सकता है वो डूब जाएगा, वो सब उसके अंतर्गत में जाता है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को अगर आप डिस्काउंट देने का कोई प्रोविज़न रखते हैं या देते हैं तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाता है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस सच एज टी है, कॉफ़ी है, बिस्किट्स है, ये अगर आप अपने गेस्ट को कराते हैं तो देते हैं, उसके लिए भी आपको ये खर्चा तो दिखाना होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जनरल रिपेयर एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस हो गया, शॉप एक्सपेंसेज है, शॉप रेंट है, शोरूम रिपेयर है, ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है। इतना सारा बच्चे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है इनडायरेक्ट इनकम। सॉरी थोड़ा इस ऊपर चला गया, इसको हम लाते हैं नीचे। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम अभी आपको हम बताएं कि दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बिजनेस बट यू अर्न देम एज अ रिज़ल्ट ऑफ डूइंग योर मेन बिजनेस। और आपका यह रिज़ल्ट है जो आप बिज़नेस को कर रहे हैं उसके अनुसार से, जैसे डिविडेंड इनकम हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, बैड डेब्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंट्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, मिसलिनियस इनकम हो गया, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इन जितना भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सारा एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन के साथ भी बनाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लेकिन आप उसके लिए पहले आपको लेज़र ग्रुप का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेज़र ग्रुप अच्छे से जान जाते हैं तो आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन या किसी भी तरह का वाउचर एंट्री आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, अब हमारा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई पैसा आप कहीं पे लगाते हैं या कहीं पे अगर आप देते हैं तो वो सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है, लेकिन हम प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। अब देखिए कि डिफिनीशन क्या कहता है, दीज आर द लेजर्स और अ ग्रुप ऑफ लेजर्स विच कंसीडर एज एन
इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी और इन योर पर्सनल अकाउंट्स। आप कहीं पे कोई पैसा किसी लेजर के माध्यम से आप लगाते हैं तो आपके कंपनी का वो इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे शेयर हो गया, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, और भी कोई जो महत्वपूर्ण वैल्यूएबल आप जेवरात गहना खरीदते हैं तो उसमें आपका जो लगता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। बच्चे, जो ज़मीन में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा एक्सेप्शन कहलाता है, क्योंकि ज़मीन में कब हमेशा बढ़ता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में बढ़ता भी है और घटता भी है। अब देखिए अगला है हमारा लोन एंड एडवांस एसेट्स। ये संपत्ति क्यों है? लोन एंड एडवांस का मतलब है कि व्हेन यू गिव अ लोन और काइंड ऑफ एडवांस टू एनीवन इट बी कम्स योर एसेट्स। आप किसी भी व्यक्ति को आप जो देते हैं पैसा लोन या एडवांस के तौर पर, वो उसको वापस आपके पास आना है, इसलिए यह संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय। अगर आप अपने कर्मचारी को पैसा देते हैं, सपोज आपका कोई कर्मचारी है जो आपको कहा कि नहीं सर हमको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसा चाहिए, अगर आप उसको 50,000 रुपये देते हैं या 10,000 भी देते हैं तो वो आपके लिए क्या है? तो वो आपके लिए एडवांस है और वो आपका एसेट्स है। आप चाहें तो उसको मंथली में कटाइए या उसे वापस एक बार में लीजिए। अब है लोन गिवन टू अ पार्टनर। आप किसी पार्टनर को भी लोन देते हैं तो भी आपका संपत्ति है। लोन गिवन टू डायरेक्टर, लोन गिवन टू डायरेक्टर इनकम, टू अ डायरेक्टर इनकम। अगर आप डायरेक्टर के इनकम से किसी को लोन देते हैं तो भी आपके पास आएगा। टैक्स रिफंड नॉट रिसीव्ड। टैक्स रिफंड होना है लेकिन मेरे पास आया नहीं है तो भी आपका लोन एंड एडवांस के अंतर्गत ही जाएगा। जीएसटी रिफंड नॉट रिसीव्ड, कस्टम्स नॉट रिसीव्ड, एक्साइज रिफंड नॉट रिसीव्ड, वैट रिफंड नॉट रिसीव्ड। तो इतना सारा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, लिखिए और अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको ग्रुप अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा था वो हमारे इस क्लास को देख करके ग्रुप को कर सके और बेहतरीन ढंग से अपना कंप्यूटर को एंजॉय करें। कंप्यूटर कोर्स को एंजॉय के साथ पढ़ना है बच्चे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इसको बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। और कंप्यूटर को आपको हम इतना आसान बना देंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन पे काम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, हम आपको बता दें कि पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें करने वाले हैं। एक दिन, 2 दिन, 5-10 ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन करेंगे, पूरा कंप्लीट एक फिनेंशियल ईयर हम आपको बताएंगे। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमको लेजर ग्रुप कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी करते हैं। लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे करंट लायबिलिटी, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे करंट लायबिलिटी। जो लोग, एक बात और, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिछला क्लास नहीं किए हैं, वो उनसे नम्र निवेदन है कि पहले पिछला क्लास को कर लें, उसके बाद आप इस क्लास को करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोन्स लायबिलिटी का मतलब है दिस इज अ लायबिलिटी एंड हेंस इट इंक्लूड्स ऑल द लोन्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम पीपल, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। यह लोन्स लायबिलिटी एक आपके लिए दायित्व है जो सभी प्रकार के लोन से संबंधित है जिसको आपने लिया है। आप सपोज बैंक से लिया है तो भी इसमें आएगा, व्यक्ति से लिया तो उसमें भी आएगा। अब लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स, आप कोई भी बैंक से आप लोन लिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी लोन है, मॉर्गेज लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, मुद्रा लोन है, बहुत सारा लोन होता है, तो आप कोई भी लोन लिए तो इसमें आएगा। लोन्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं, उत्कर्ष है, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल ये नॉन बैंकिंग है जो पैसा देती है। लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से लिए। लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम एन एम्प्लॉय, ये सारा का सारा आएगा हमारा लोन्स लायबिलिटीज़ में। अब चलिए, अब आगे है हमारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट्स है। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि दिस ग्रुप ऑफ लेजर इज जनरली नॉट यूज्ड, दिस इज ओनली यूज्ड व्हेन स्मॉल एक्सपेंसेस आर क्लब्ड टुगेदर इनटू वन लेजर। मिसलिनियस एक्सपेंसेस एक्चुअली ये पर्टिकुलर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। अगर 2-3-4 खर्चे को मिला करके आप एक बनाते हैं तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट्स होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें आप
एसेट्स इसलिए है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट के रिपेयरिंग पर जो भी हम खर्च करते हैं, सपोज़ टेबल के रिपेयरिंग पे आप खर्च कर रहे हैं, आप बिल्डिंग के रिपेयरिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी खर्च आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत ही आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्रोविज़न। प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। व्हेन यू सेट असाइड एन एस्टिमेट अमाउंट, when you set aside an estimated account for an expenses such as depreciation and on fixed assets or bad debts is called a provision। अब देखिए जनरली हम प्रोविज़न का यूज़ कब करते हैं, पहले इसको समझिए। प्रोविज़न का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे कंपनी का फिनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। हमारा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बच्चे अप्रैल में और ख़त्म होता है मार्च में। तो उस समय जो पैसा आपका, सपोज़ हम 20-21 पे काम कर रहे हैं और 20-21 मतलब 21 के मार्च का जो एम्प्लॉय होगा या जिससे हमको पैसा लेना है वो हमको अगले साल देंगे, तो हमारा चला जाएगा किस में, प्रोविज़न में चला जाएगा। या जो बैड डेब्ट्स है, ये जो पैसा मेरा डूबा हुआ है अभी नहीं आया हमारे पास, वो भी सारा पैसा हमारा किस में आएगा, प्रोविज़न में आएगा। ठीक है। अब है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जो भी हमारा डाउटफुल, संदेह के घेरे में जो संपत्ति है, जो धन है या डूबा हुआ धन जो भी है, वो सब प्रोविज़न के अंतर्गत जाएगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर आप जो डेटर हैं उनको अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी इसके अंतर्गत जाएगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी आप जो दे रहे हैं उसके लिए भी है। प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन, जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्च हो रहा है, मतलब सॉरी जो ह्रास हो रहा है, तो वो भी आएगा। प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोविज़न फॉर इन्वेंट्री एब्सोलेंस, है ना, इन्वेंट्री आइटम जो आपका डैमेज हो गया या नहीं बिका, उस पर भी आपका लगेगा। प्रोविज़न फॉर पेमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन, ईपीएफ, ये सब हमारा प्रोविज़न में आएगा क्योंकि वो तो आना है उसको बाद में है, अभी तो हमको मिल नहीं रहा है। प्रोविज़न फॉर रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट्स, है ना। प्रोविज़न फॉर सर्वेंस पेमेंट, दैट इज दैट पेमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड। आप सपोज़ मान लीजिए कि आप वैसा सर्विस या VRS आप लेते हैं, है ना, VRS लेते हैं या अभी आपको एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसका पैसा इंस्टेंट नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया है, बहुत सारा प्रोसेस है, तो वो सब हमारा प्रोविज़न के अंतर्गत जाता है। अब देखिए बच्चे, अब आगे हमारा अगला है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है कि जो हम खरीदेंगे, जो सामान हम खरीदेंगे वो सब हमारा परचेज में जाएगा। परचेज में हम क्या खरीदेंगे, पहले तो इसका डिफिनेशन समझ लीजिए कि दिस इज़ द मोस्ट बेसिक अकाउंट लेजर ऑफ ग्रुप ऑफ लेजर्स यूज इंटायरली इन अकाउंटिंग। इट इंक्लूड्स ऑल द परचेज लेजर्स। अब जितने तरह का परचेज से संबंधित काम होगा वो सब हमारा परचेज के अंतर्गत जाएगा और ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि बिना परचेज और सेल तो ही मेन हमारा अकाउंट में होता है, टैली में होता है। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, परचेज ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विस लेते हैं, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं, तो सबका लेजर ग्रुप हमारा क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है। अब आगे देखिए, अब परचेज में अगर आप GST पे काम करते हैं तो GST का हर तरह का टैक्स रेट है। परचेज 0% रहता है, परचेज 5% है, परचेज 12% है, परचेज 18% है, परचेज 28% है, तो उसका भी लेजर ग्रुप हमारा किस में जाएगा, परचेज में ही जाएगा। अब बच्चे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व इज़ सिंपली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक purpose. In simple word, we set aside a specific amount for a specific purpose, that is called reserve. अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने कमाई का कुछ पैसा एक सेविंग अकाउंट में डालते हैं ताकि कभी बुरा समय आए या कोई तरह का परेशानी हो या कोई तरह का ज़रूरत हो तो हमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमको बैंक के सामने नहीं बोलना होता है, हम उसका अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आएगा। अब इसका लिस्ट देखिए, लिस्ट ऑफ रिजर्व्स इन टैली में क्या है, कैपिटल रिजर्व्स है, बैड डेब्ट रिजर्व्स है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स है, डिविडेंड रिडेम्पशन रिजर्व्स है, प्रेफरेंसेस रिडेम्पशन रिजर्व्स है, डेंटर रिडेम्पशन रिजर्व है, बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व है। तो
तो ये सब हमारा रिज़र्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आता है। आप इतने तरह में आप पैसा अपना रिज़र्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये होता है बच्चे कि आपको पैसा का क्रम बना रहे, है ना। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। रिटेन्ड अर्निंग्स आर द अर्निंग्स विच द कंपनी रिटेन्स एंड डजंट पे आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और एनी अदर वे। मतलब आप किसी को आप ये कह सकते हैं कि आप एक बार किसी चीज़ के लिए एक ही बार पेमेंट कर सकते हैं, दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते, या आपका जो अर्निंग है आप किसी से एक ही बार ले सकते हैं, दोबारा नहीं ले सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है रिटर्न प्रॉफिट ऑफ एनी काइंड। अब कोई भी तरह का प्रॉफिट जो हमको आ रहा है वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग के अंतर्गत होता है। अब देखिए, अब हमारा सेल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट क्या होता है कि ये परचेज और सेल, जैसा मैं आपको बताया कि परचेज और सेल मुख्य रूप से टैली में यूज़ होता है। तो परचेज क्या, सेल, परचेज तो हम पढ़ लिया। अब सेल देखिए, सेल क्या क्या, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक अकाउंट्स इन द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स इन टैली और इन जनरल अकाउंटिंग एज वेल। अब आप कोई भी सामान किसी को बेचते हैं, है ना, किसी को कोई सामान अगर आप बेचते हैं तो उसका लेजर ग्रुप सेल होगा। अब उसमें अगर आप जीएसटी ले रहे हैं तो सेल 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये हमारा जीएसटी रेट है, तो वो भी हमको लगता है। अब हमारा अगला लेजर ग्रुप है बच्चे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है, सिक्योर्ड लोन, बैंक हमेशा जो लोन देती है हमको वो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि अगर आप गिरवी रख के, आप अगर गिरवी रखते हैं, गिरवी रखने के बाद जो लोन आपको मिलता है वो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन में पैसा सुरक्षित होता है, वो कभी डूबने का उसमें उम्मीद नहीं होता है। तो सिक्योर्ड लोन क्या करा कि दीज आर द लोन्स दैट यू टेक फ्रॉम बैंक्स, financial institutions and other non-banking financial institution but after giving suitable security to them। आप क्या करेंगे कि सिक्योर्ड लोन आप या तो बैंक से लेंगे या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देने का काम करती है उनसे लेते हैं, या अदर कोई नॉन बैंकिंग फिनेंशियल है जैसे माइक्रो फाइनेंस वगैरह है वो होता है। उसके लिए आपको देना पड़ता है कोई भी सिक्योरिटी ताकि आप उसका पैसा डूबे नहीं। ऑलमोस्ट थोड़ा चाय पी ले बच्चे, चाय का चुस्की भी ज़रूरी है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कभी कभी चाय भी पीना ज़रूरी है। चाय पीने से क्या होता है, मूड रिफ्रेश हो जाता है। चलिए, वेलकम बैक। तो सिक्योरिटी में आप क्या देते हैं, मोर्टेज लोन होता है, टर्म लोन होता है, कार लोन होता है, कैश क्रेडिट होता है और सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है। इतने तरह का लोन हमको मिलता है, लेकिन उसके लिए हमको सिक्योरिटी देना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ऑलमोस्ट लोन्स लायबिलिटी, एक सेकेंड थोड़ा, अब ऑलमोस्ट ये हो गया। अब चलिए, अब अगला हमारा है स्टॉक इन हैंड। लोन्स लायबिलिटीज़ भी वही होता है। लोन्स लायबिलिटीज़ तो हम अभी पढ़ चुके थे आपको। अब स्टॉक इन हैंड है। स्टॉक इन हैंड क्या होता है, जो दिस इज़ द क्लोजिंग स्टॉक इन योर बिजनेस और करेंट स्टॉक दैट यू हैव। जो हमारे पास स्टॉक में सामान जो गोडाउन में पड़ा हुआ है वो मेरा क्या होगा, स्टॉक इन हैंड होगा। स्टॉक इन हैंड में क्या क्या चीज़ होता है, तो स्टॉक इन हैंड में क्या होता है बच्चे, रॉ मटेरियल्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप फिनिश असेंबलिंग कर रहे हैं तो जो काम लगभग कंप्लीट होने वाला होता है वो होता है, इसको WIP भी बोलते हैं, फिनिश गुड्स, जो माल हमारा बनके कंप्लीट तैयार हो गया। अब हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट है सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि बच्चे आप जिससे भी उधार सामान परचेज़ करते हैं या जिसको उधार सामान आप बेचते हैं
जिनसे आप खरीदते हैं, सॉरी, तो वो हमारा क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स होगा। अब देखिए, द पीपल हुम यू ऑ मनी व्हेन यू परचेज समथिंग from them on credit in the normal course of business are called Sunday creditors। मीन्स कि आप जब किसी भी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं तो आपके लिए वो संडे क्रेडिटर होगा। और आप ज़्यादा इसको घुमा फिरा के मत समझिए, आप डायरेक्ट समझिए कि जिनको हम उधार सामान जिनसे हम खरीदते हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर्स है, और जिनको उधार सामान हम बेचते हैं वो मेरे लिए संडे डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये मेरा लास्ट बचा, लास्ट है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कि वैसा अकाउंट, दिस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ अकाउंट ऑन विच यू हैव टू यूज़, तो आप वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे। बच्चे, आपको ग्रुप कैसा लगा? आप लेजर ग्रुप का पूरा कंप्लीट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया हूँ, विशेष एग्जाम्पल के साथ। ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेजर कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट लेजर विथ ग्रुप्स। उसके बाद हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो हमारा फिनेंशियल ईयर का क्वेश्चंस वगैरह होगा, हम उस पर काम करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डेबू क्या होता है, अगला टॉपिक अगले टाइम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।